हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपसे अनुरोध है, इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज सुबह जब अरुण बाथरूम में थे, तब उनके फ़ोन की रिंग बजी। ममता ने नंबर देखा। विदेशी नंबर देख उन्होंने बाथरूम के दरवाजे के बाहर से पुकारा, कहीं फौरन से फोन आ रहा है। फोन अरुण के परम मित्र श्यामल का निकला। अमेरिका में आई मंदी के कारण उनकी नौकरी जाती रही। मुंबई में एक नौकरी मिली है, सो वैसा परिवार भारत लौट रहे हैं, यही बतलाने को फोन किया। हाँ यार, यह भी कोई पूछने की बात है। मेरा घर तुम्हारा घर, जब तक तुम्हारे लिए एक पसंदीदा घर का इंतजाम नहीं हो जाता, यहीं रहना आराम से। अरुण ने कह तो दिया, पर चिंता की लकीरें ममता के माथे पर उभर आई। यहाँ मुंबई में इतने छोटे घरों में कैसे एडजस्ट करेंगे सब। ममता चिंतित हो उठी। कुछ दिनों की बात है, मैं आज ही प्रॉपर्टी डीलर से उनकी पसंद का घर ढूंढने को कह दूंगा, तब तक हो जाएगा कुछ ना कुछ। मगर उनके देखे चुने बिना घर कैसे फाइनल हो सकता था। सो श्यामल, उनकी पत्नी निशा और बेटा निनाद भारत आते ही सबसे पहले अरुण और ममता के घर पहुंचे। ममता अपनी प्लानिंग कर चुकी थी। अरुण और वह ड्राइंग रूम में बेटी ध्रुवी के साथ और उनका इकलौता बेटा बेडरूम मेहमानों के लिए। उस समय निनाद और ध्रुवी करीब 17-18 वर्ष के थे जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई। यह ऐसी मुलाकात नहीं थी जिसका इंतजार दोनों कर रहे हों। ध्रुवी अपना कमरा, अपनी अलमारी और अपनी स्टडी टेबल छिन जाने से परेशान थे, तो निनाद टीन एज में अपने दोस्त, अपना स्कूल, अपना शहर, अपना देश छोड़कर यहाँ आने की वजह से दुखी था। वह खुद उस वक्त एक अल्हड़ लड़की थी जो जिंदगी के हर एक पल को अपने अर्थों में जीना चाहती थी। गोल मटोल चेहरा, सांवली सूरत, फैशन की ओर कम ध्यान, लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल, बॉयज ड्रेस पहनना और साइकिलिंग उसके शौक हुआ करते थे। फिर भी ध्रुवी को उम्मीद थी कि विदेश से आ रहा है तो निनाद आकर्षक नौजवान होगा। लेकिन निनाद साधारण सा लड़का दिख रहा था। लंबा पतला गोरा, बालों को जेल लगाकर एक ओर चिपकाया हुआ और हल्की उगती दाढ़ी मूछें। निनाद अक्सर सकुचाया रहता, ना खुलकर खाना खाता, ना किसी से कोई बातचीत, बस अपने फोन में कुछ देखता पढ़ता रहता। एक ही घर में रहने की वजह से ममता खाना परोसने के बाद निनाद को और खिलाने के क्रम में उलझ जाया करती। फॉरगेट इट ममता, निशा उन्हें रिलैक्स करने को कहती। लेकिन एक तो हिंदुस्तानी माँ और उस पर मेजबान, ममता रुकती भी तो कैसे। ध्रुवी इन दिनों स्वयं को काफ़ी उपेक्षित महसूस करती। मम्मी उसकी और नखरे उठा रही निनाद के। अगर निनाद उसमें थोड़ी रुचि दिखाता तब भी कुछ बात बनती, लेकिन यहाँ तो वह ऐसे बिहेव करता जैसे उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। दरअसल निनाद के आने से ध्रुवी के जीवन में पहली बार एक लड़के के लिए जरा चेतना जागी। उसने स्वयं को आईने में निहारना शुरू कर दिया। अपने गोल कपोलों पर वह जरा सी झींक उठती। जी करता निनाद की तरह पतली हो जाए। अब वह उसे लंबे बालों को आधा से झटकने की इच्छा होने लगी। उफ, उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि वह अब 17 वर्ष की हो चली है, कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची नहीं रही। ध्रुवी के अंदर आकर्षण पनपने लगा, एक केमिस्ट्री जो उसे निनाद की ओर खींचते हुए चार्ज कर जाती। अब जब भी वह रोमांटिक गाने सुनती तो उसके अधरों पर स्मित की रेखा स्वयं ही खिंच जाने लगी। आजकल वह अपनी नोटबुक के अंत में कुछ डूडल भी करने लगी थी, एक अधूरा सा स्केच जिसमें एक लड़का होता, एक लड़की होती। प्यार भरे आकर्षण में विवेक कहाँ होता है, वहाँ तो बस एक झुकाव होता है, एक खिंचाव होता है।
घर से कुछ कदम दूर आते ही ध्रुवी बोली। वह निनाद के अनमनेपन से पहले ही व्यथित थी और आज तो निनाद उसे कदमों से कदम मिलाकर भी नहीं चल रहा था। 4 कदम पीछे था। तुम चाहो तो घर चले जाओ या कहीं भी, मैं खुद जा सकती हूँ। इट्स ओके। बस इतना ही कहा निनाद ने। ध्रुवी और भी खिन्न हो गई। उसके मन की तरंगे क्यों नहीं पहुंच रही निनाद तक, जबकि वह इतना पास है, इतना करीब। वह कुछ विचार मग्न थी कि निनाद कहने लगा, तुम क्या हमेशा से यहीं रहती आई हो? आई मीन, वर यू बोर्न हियर? हाँ, यहीं पैदा हुई और यहीं पढ़ रही हूँ। तुम्हें अपनी सिटी बहुत याद आती होगी ना? अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड? ध्रुवी ने सकुचाते हुए पूछ लिया। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का रहा हूँ, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। अब तक वहाँ यूएस में तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते थे इस बात पर। कुछ खुलने लगा निनाद। इस शाम के बाद दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो गई। हम उम्र होने के कारण माता पिता को लगता एक दूसरे से कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, आखिर भिन्न परिवेशों से जो आए हैं। और ध्रुवी व निनाद दोनों अपनी दुनिया खोजने लगे। ध्रुवी की आंखें वह सब कहने को आतुर रहती जो उसके दिल में गड़ रहा होता। निनाद कभी सयाना बन उसके नैनों की भाषा पढ़ रहा हो, ऐसा लगता। तो कभी ध्रुवी को संदेह होता कि शायद निनाद जिस कल्चर से आया है वहाँ यह सब आम है। जल्दी श्यामल के लिए एक घर का इंतजाम हो गया। अरुण की अपनी सोसाइटी में ही, जब तक निनाद के कॉलेज और उनकी नौकरी का बंदोबस्त नहीं होता तब तक यही ऑप्शन सही लगा। शिफ्ट होने के बाद निनाद और ध्रुवी का आमना सामना होने के चांस कम हो गए। अब निनाद उनके घर से जा चुका था। ध्रुवी बाय कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। निनाद के शिफ्ट होने के बाद शाम को जब ध्रुवी नीचे सोसाइटी के पार्क में गई तो उसे वहां खड़ा पाकर सुखद आश्चर्य से भर गई। यानी निनाद को भी उसका साथ भाता है, तभी वह उससे मिलने की चाह में वहां मौजूद है। हाय कहते हुए ध्रुवी निनाद की ओर बढ़ गई। दोनों का यह नित्य कर्म बन गया। एक ही घर में रहते हुए भी जो दोनों थोड़े खिंचे हुए से रहते थे, वही अब दूसरे घरों से मिलने आते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे। अब ध्रुवी जब कभी नीचे पार्क में जाती तो उसकी तैयारी कुछ देर पहले से करती। फेस वॉश से मुंह धोती, होठों पर लिप ग्लास, आंखों में काजल, कानों में लूप्स और बालों को अक्सर संवार कर खुला छोड़ दिया करती। निनाद भी महकता मुस्कुराता आता। तुमने कभी गोलगप्पे ट्राई किए हैं? ध्रुवी ने एक शाम पूछा। तो निनाद ने ना में सिर हिलाया। सुना है बहुत स्पाइसी होते हैं। चलो आज खाने चलते हैं, माई ट्रीट। कहते हुए ध्रुवी उसे पास के मार्केट में ले गई। आंसू पोंछते निनाद ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि उसे तीखे खाने की आदत नहीं। ध्रुवी की मनमोहक मुस्कान और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में चुपचाप खाता चला गया। किंतु जब अगले दिन वह पार्क में नहीं आ पाया तब ध्रुवी को पता चला कि तीखा खाने के कारण उसका पेट खराब हो गया। ध्रुवी के मन में निनाद के प्रति उभरी चिंता के साथ साथ एक तसल्ली भी हुई। उसे विश्वास होने लगा कि निनाद भी उसे पसंद करता है। तभी तो उसकी खुशी के कारण उसने वह भी कर डाला जो उसके लिए सही नहीं था। कुछ हफ्तों में श्यामल और निशा की जिंदगी पटरी पर आ गई। श्यामल की नौकरी लग गई और निनाद का एडमिशन हो गया। श्यामल को अपनी पसंद का घर भी मिल गया। नवी मुंबई में उनका नया ऑफिस होगा, इसलिए घर भी वहीं लेना उचित रहा। श्यामल व निशा सामान पैक करने आदि में व्यस्त थे कि निनाद आंख बचाकर ध्रुवी से मिलने खिसक गया। पार्क की बेंच पर पास
बेहया बेशरम लड़की, दूसरे के दरवाजे पर खड़े होकर नीच हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे? वे गरज रहे थे। कमरे के कोने में खड़ी ममता सुबक रही थी और अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी। मैंने सोचा था कुछ अच्छा सीखेगी उस लड़के से, कुछ ऐसा जो अपने देश की शिक्षा से छूट गया हो। मुझे क्या पता था कि यह सब सीख रही है। काफी देर तक आग बबूला होने के बाद जब अरुण शांत हुए तो ध्रुवी को पुनः समझाने लगे, बेटी, दोस्ती और रिश्तेदारी में फर्क होता है। श्यामल मेरे दोस्त जरूर हैं, पर उनसे कोई रिश्ता जोड़ना संभव नहीं। हमारी जात बिरादरी अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं। वे मांस मच्छी खाने वाले, जनेऊ ना पहनने वाले लोग हैं और हम ठहरे उच्च कुलीन पंडित। और वैसे भी अभी तेरी उम्र ही क्या है? यह सब किशोरावस्था की भटकन है। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी सयानी है, मेरी बात का मान रखेगी। जब तू समझदार हो जाएगी तब खुद ही हंसेगी अपनी इस बेवकूफ़ी पर और मुझे धन्यवाद देगी। तेरा जीवन बर्बाद होने से बचाने के लिए। अरुण बोलते रहे, ध्रुवी सुनती रही। उस उम्र में इसके अलावा कुछ और होना संभव ही कहाँ था। बेवकूफ़ी, जिंदगी की बर्बादी जैसे भाव उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे। किंतु वह चुप थी। कैसे कहती वह अपने जन्मदाता से कि यह किशोरावस्था की खुमारी नहीं, उसका प्यार है। हाँ, उसका अंतर्मन जरूर पुकार रहा था, चीख कर कह रहा था कि जिस झूठी शान, इज्जत और मर्यादा की खातिर हम बच्चों को गमों के सागर में झोंका जा रहा है, उस दर्द को हमारे अपने भी महसूस करें। बच्चे अपनों की इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपना रिश्ता निभाते हैं, चुप रह जाते हैं, तो बड़ों को भी हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए समाज के सम्मुख आना चाहिए। दोनों फिर कभी मिल ना सके। कई महीने और फिर साल बीत गए। एक आकर्षण जो पनप ना सका, एक टीस जो दिल में रह रहकर टिहुकती। रोमांस की लहरों के ज्वार भाटे दिल की गहराइयों में उठते गिरते रहे। निनाद और ध्रुवी दोनों एक दूसरे को याद किया करते। पहले प्यार की खुमारी अलग ही होती है। यदि यह केवल आकर्षण होता तो इतने समय बाद धुंधला पड़ गया होता। ध्रुवी अक्सर नॉस्टैल्जिया से घिर जाया करती। निनाद की याद, उनकी छुअन, पहले चुंबन का मासूम एहसास। काश वे दोनों थोड़ा और सावधान होते उस शाम। अब वह केवल यही सोच पाती। कॉलेज के दिनों में उसे जो भी लड़के मिले, सब में उसने निनाद की छवि ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं मिल पाया। ध्रुवी 24 वर्ष की हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई पूरी कर उसे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अरुण व ममता बहुत प्रसन्न थे। कुछ दिन नौकरी कर ले, फिर ध्रुवी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले कर देंगे। वैसे तो ध्रुवी अपने जीवन में सरपट दौड़ रही थी, किंतु आज भी दिल के किसी कोने में निनाद की याद पल रही थी। तभी तो शादी की बात सुनते ही पुराने घाव की तरह उभर आई। यह क्या बात लेकर बैठ गए आप दोनों? अभी तो मुझे शहर बदलना है, नौकरी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली को रवाना होना है। ध्रुवी ने बात ढक दी। रेलवे स्टेशन पर अरुण और ममता ने हिदायतों की पोटली उसके सामान के साथ बांध दी और उसे दिल्ली भेज दिया। कंपनी रहने की व्यवस्था भी करने वाली थी, सो माँ बाप को टेंशन नहीं थी। स्टेशन पर कंपनी की ओर से कोई लेने आ गया और उसे गेस्ट हाउस पहुंचा गया। यह ध्रुवी की पहली दिल्ली यात्रा थी, सो थोड़ा उत्साहित होना लाजमी था। शाम को वह पास के मार्केट घूमने निकल गई। वहां विंडो शॉपिंग करते हुए उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका दिल अचानक जोर से धड़का, जैसे हवा की सनसनाहट कुछ कहना चाह रही हो उससे।
क्यों रहे थे? वे भी क्या दिन थे, अल्हड़ नादान, बेफिक्रे। कितना रोई थी मैं असलियत जानकर। तब भी तुमने ही मुझे समझाया था। तुम्हारी बातों ने मेरे मन का बोझ एकदम हल्का कर दिया था। तुम्हारे अमेरिकन नज़रिए और हमारे यहाँ की सोच में भारी अंतर महसूस हुआ था मुझे। ध्रुवी पुराने गलियारों में विचरने लगी। सच निनाद के आने से उसकी अपनी सोच में काफ़ी परिवर्तन आया था। हम सबकी अपनी एक स्टोरी होती है ध्रुवी, जिसमें हर कदम लोग जुड़ते जाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी स्टोरी का अदना सा हिस्सा बन पाया। निनाद बोला। अदना सा नहीं, स्पष्ट शब्दों में ध्रुवी ने कहा, पर फिर तुरंत बात बदल दी। जानते हो निनाद, हम सबको किसी के प्यार की, किसी के भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगे और तुमसे कह सकूंगी कि आई रियली मिस्ड यू। एक सीक्रेट शेयर करूं, उन दिनों मैं अपनी कॉपी में दिल शेप बनाकर उसमें डी लिखा करता था। बताकर निनाद जोर से हंस पड़ा। ध्रुवी की नजरें शर्म से झुक गईं, चेहरे पर लालिमा छा गई। बात पलटते हुए वह बोली, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग किया करते थे, अब भी करते हो? हाँ, पेंटिंग तो मेरा पैशन है। उससे मुझे शांति मिलती है। तुम यहाँ दिल्ली में कब से रह रही हो? मैं आज ही दिल्ली पहुँची हूँ। यहाँ मेरी जॉब लगी है, कल से ज्वाइन करना है। और तुम यहाँ कब से हो? मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ। मम्मी पापा अभी भी नवी मुंबई में ही हैं। यहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, क्योंकि माता पिता के कंधों पर बैठकर बचपन का सफ़र तो तय किया जा सकता है, परंतु जवानी का बोझ नहीं ढोया जा सकता। निनाद ने ध्रुवी को अपना पता दे दिया। फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करने के बाद दोनों अपने गंतव्यों पर लौट आए। अगली सुबह गेस्ट हाउस में नाश्ता करके ध्रुवी सही समय पर अपने नए दफ्तर पहुंच गए। पर्स में ममता द्वारा दी गई गणपति की प्रतिमा लिए वह नए जीवन के सोपान चढ़ने को तैयार थे। इसी शहर में नौकरी और यही निनाद का साथ, इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर रही थी ध्रुवी। दफ्तर दिल्ली के मध्य कनॉट प्लेस में था। बिल्डिंग जरूर पुरानी थी, पर अंदर से एकदम स्टेट ऑफ आर्ट। स्टार्टअप में नौकरी करने का मजा ही अलग है। नई तकनीकी, नई सोच और नया खून। कंपनी के मालिक से मिलकर ध्रुवी में उत्साह भर गया। उम्र में वह ध्रुवी से कुछ ही वर्ष बड़ा होगा, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की ललक, जीतने की चाह और परिश्रम के कारण वह न जाने कितनों का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एचआर ने ध्रुवी के जरूरी दस्तावेज जमा किए, कुछ कागजी कार्रवाई की और उसे मीटिंग रूम में इंतजार करने को कहा। उसने चाय का कप थामा ही था कि एक भद्र महिला ने अंदर प्रवेश किया। हेलो ध्रुवी, मैं यहाँ की एचआर मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। आपसे पहले जो शख्स इस सीट पर नौकरी करता है, आपको उसके अंडर ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, ताकि आप सारा काम समझ सकें। दरअसल उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, किंतु अभी तक उसे बताया नहीं गया है। थोड़ा सेंसिटिव मामला है ना, इसलिए अगले हफ्ते उसका लास्ट डे होगा, तब आप उससे हैंडओवर ले लेना। ध्रुवी को ज्ञात था कि स्टार्टअप में काम सीखने का जितना मौका मिलता है, उतना ही हायरिंग और फायरिंग का रिवाज भी होता है। उसके करियर की शुरुआत किसी की नौकरी के एवज में हो रही है। यह बात उसे अच्छी तो नहीं लगी, पर उसके हाथ में यह निर्णय नहीं था। ध्रुवी को उसकी सीट पर ले जाया गया। मीट निनाद, आपको इन्हीं के अंडर काम करना है। एचआर मैनेजर के कहते ही ध्रुवी पर गाज गिर गई।
ध्रुवी समझ रही थी कि निनाद का अंतर्मन घायल है, उसके हम को चोट लगी है। शायद इस बात से अधिक कि उसकी जगह ध्रुवी ने ली। उस शाम ध्रुवी ने निनाद के घर जाने का मन बनाया। एक गुलदस्ता हाथों में लिए वह उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई। निनाद ने दरवाजा खोला, पर ध्रुवी को अंदर आने के लिए कहे बिना ही मुड़कर स्वयं अंदर चला गया। ध्रुवी भी पीछे पीछे हो ली। वह समझ रही थी कि निनाद की मानसिक स्थिति दुरुस्त नहीं और वह उसे पूरा समय देने को तैयार थी। नौकरी मुबारक हो ध्रुवी, निनाद ने तंज भरे स्वर में कहा। तो ध्रुवी की आंखें नम हो उठी, लेकिन उसने फौरन खुद को संयत कर लिया। इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ निनाद, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम। ध्रुवी आगे कुछ कह पाती, इससे पहले निनाद बोल पड़ा। बॉस से तो मिली होगी तुम, आखिर तुम्हारी खूबसूरती काम आ ही गई। मैं ही मूर्ख था जो काबिलियत को असली पहचान समझता रहा। यह क्या कह रहे हो तुम? निनाद की बात ने ध्रुवी के हृदय को और भी चोटिल कर दिया। मैं तो केवल तुम्हारी कामयाबी पर खुश हो रहा हूँ। एक औरत को और क्या चाहिए? वह जवान है, अमीर है और अब तुम्हारा चरणदास भी। तुम चाहोगी वह मूछ रखे तो रख लेगा, तुम्हारा हुक्म होगा कि मूछ साफ करे तो क्लीन शेव कर लेगा। बस इसके लिए कुछ दिन और उसे तरसाना, ताकि वह पूरी तरह तुम्हारी गिरफ्त में पागल हो जाए। थोड़े समय खुद पर काबू रखना, जैसे अब तक रखती आई हो ना। चुप हो जाओ निनाद, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बल्कि तुम्हारा दर्द बांटने आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम। ओह, तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं। मुझे भी कहाँ पता था कि तुम। निनाद ने ध्रुवी का बढ़ा हुआ हाथ बेरहमी से झटक दिया। गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए ध्रुवी कहने लगी। मैं समझने लगी थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज तुमने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। तो एक से दिल नहीं भरता मैडम का। ठीक है, जो हुकुम सरकार। आपकी गुलामी में पूंछ हिलाने को तैयार है यह कुत्ता। निनाद ने जैसे ही यह कहा, ध्रुवी अपनी हथेलियों से अपना मुंह ढांपे उसके घर से बाहर दौड़ गए। अगले कुछ दिन ध्रुवी का मन किसी काम में नहीं लगा। उस दिन की बात बार बार उसके मन को व्यथित करती रहती। उसका दिल एक बार फिर टूटा था, वह भी उसी इंसान के लिए। प्यार एक नाजुक भावना है, उसको देखभाल चाहिए। यदि उसे पनपाना है तो संजोना भी पड़ेगा। अपनी अलग डगर पर चलने से शायद दिल के किसी कोने में प्यार जिंदा तो रह सकता है, पर हासिल नहीं हो सकता। ध्रुवी के लिए ममता और अरुण ने एक रिश्ता देखा और उसे फोटो भेजकर सूचित किया। अब वे दोनों चाहते थे कि ध्रुवी एक बार घर आकर लड़के से मिल ले, ताकि बात आगे बढ़ सके। ध्रुवी निनाद की मानसिक स्थिति को समझने का पूरा प्रयास कर रही थी। तभी तो इतना कुछ सुनने के बाद भी वह उसे एक आखिरी मौका देना चाहती थी। उस शाम फिर वह उसके घर पहुंच गए। हो सकता है अब तक निनाद थोड़ा शांत हो गया हो। सोचते हुए औपचारिक मुलाकात के बाद ध्रुवी ने अपने आने का मकसद जाहिर किया। मुबारक हो, कब है शादी? निनाद ने सपाट स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ध्रुवी के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल करने लगा कि वह निनाद से लड़ पड़े, उसके ऐसे जली कटी सुनने पर उससे रूठ जाए। पर वह जान गई थी कि हर रिश्ता रूठने का हक नहीं देता। उसको आभास होने लगा कि जिस तरह वह इस रिश्ते को देख रही है, वैसे शायद निनाद नहीं देख रहा, और अब उसे अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। सामने वाला तो पहले से ही आगे बढ़ चुका है, उसे भी तो मानसिक सुख शांति का हक है ना। ध्रुवी ने शादी के लिए हामी भर दी। अनुराग एक सभ्य लड़का था।
मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हें तो अब काफ़ी सारी बातें करनी होंगी, तो तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। मैं कैब लेकर घर चलता हूँ, फिर मिलेंगे निनाद साहब। ध्रुवी और निनाद ने एक ईटिंग जॉइंट खोजा और वहीं विराजमान हो गए। इतने सालों कहाँ रहे, कैसी जिंदगी बिताए। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव साझा करते दोनों ने करीब 2 घंटे बिता दिए। निनाद ने बताया कि अब वह एक फुल टाइम चित्रकार बन गया है। मुंबई में अपनी पेंटिंग की नुमाइश करने आया है। घर परिवार में कौन कौन है? मैंने शादी नहीं की और मॉम डैड को गुजरे एक अरसा बीत गया। पर क्यों निनाद? उसकी बात सुनकर ध्रुवी फीकी पड़ गई। मैं अब भी तुम्हें मिस करता हूँ ध्रुवी। तुमसे अधिक मुझे इस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियाँ चकनाचूर हो जाती रहें। ऐसे दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।